हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे। हमारे ज्योग्राफी के तीसरे टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी के बारे में आज हम उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लोग पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम कैसे जा सकते हैं, कितनी उसकी गर्त तक जा सकते हैं, कितना टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसके अंदर क्या है, क्या धातु है, कितना जल का माप है, ये सब कैसे हम उसके अंदर जाने के बाद ही हमें मालूम चलेगा। कोई भी चीज़ है, अब किसी रूम का टेम्परेचर है, आपसे कहा जाएगा इस रूम में एसी चल रहा है, तो बाहर से तो आप मालूम नहीं चल पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है। आप अंदर आओगे, आपको फील होगा कि हाँ गर्म है कि सर्दी है, ठीक है, ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। इसी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ भूवैज्ञानिकों ने, ठीक है, क्या किया, अनुमान लगाया। दो सोर्सेस थे, ठीक है, एक है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा अप्राकृतिक, नेचुरल सोर्स के थ्रू और इन नेचुरल, ठीक है, आर्टिफिशियल। आप इन नेचुरल कह सकते हो या आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे कि हमारे भूवैज्ञानिकों ने आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या हैं जिनके साथ हम अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है आप सब लोग जानते हो ना, ये ऐसे ज्वालामुखी हुआ, ठीक है, लार्वा मैग्मा, यहाँ से वोल्केनो, ये जब इरप्शन होता है तो ये मालूम चलता है इसके अंदर अंदर क्या मटेरियल है। ठीक है, कितना लावा निकल रहा है, कितना मटेरियल निकल रहा है, क्या मेटल्स निकल रहे हैं, इसका टेम्परेचर कितना है, एक रफ आइडिया आपको ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वोल्केनिक इरप्शन, इरप्ट करना, उद्गार। ठीक है, तो पहला नेचुरल सोर्स आंतरिक संरचना के बारे में जानने का क्या है, ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, दूसरा भूकंप विज्ञान। भूकंप आप सब लोग से नॉलेज होगा, भूकंप क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर प्लेटें आपस में लड़ती हैं तो पूरी पृथ्वी डोलने लगती, हिलने लगती। ऑलमोस्ट सबने शायद भूकंप महसूस किया होगा, क्योंकि अभी 4-5 साल के अंदर 1-2 बार भूकंप आ चुके हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के संबंधी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो रहा। अब भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान एक ऐसा एकमात्र सोर्स है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी एक ऐसी स्टडी ऑफ ब्रांच है जिसके थ्रू हमें ज़्यादा ईजिली, उसमें जो भूकंप आती है ना, मैंने कहा भूकंप कैसे आता है, हमारे पृथ्वी के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं, ठीक है, वो प्लेट्स आपस में किसी ना किसी जहाँ वीक होती हैं वो टकरा जाती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये है, ये थोड़ी सी वीक होने लगी, ठीक है, इसका क्षय होने लगा, वीक होने लगी, तो ये क्या हुआ, इससे आपस में टकराएगी। ठीक है, ये आपस में इसका टकराव होगा, इसका करने से क्या होता है, ये पूरी जो हमारी पृथ्वी है ना, ये डोलने लगती है। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। क्लियर हो रहा है, इसे क्या आपको, इसी क्रिया के अंतर्गत भूकंप आता है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका जो नेचुरल तरीके से हमें मालूम चला है भूवैज्ञानिकों के द्वारा, वो क्या है, भूकंपी तरंगों के द्वारा। सिस्मोलॉजिकल भूकंपी अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, तरंगे जानते हैं ना, तरंगे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तरंगों के द्वारा। क्लियर हो रहा है, ये देखिए अभी तो ये आपको, ठीक है। अब वो हमारी दो चीज़ क्या थी, एक ज्वालामुखी उद्गार थी, वोल्केनिक इरप्शन, दूसरा भूकंप के द्वारा। अब आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, डेंसिटी, आपका घनत्व, दाब और टेम्परेचर। पृथ्वी के अंदर मैंने क्या कहा कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये अंदर कोई जाएगा, अंदर कोई क्या टेक्नोलॉजी हम लोग अंदर करेंगे तो ही मालूम चलेगा। ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का आर्टिफिशियल सोर्स है। क्लियर हो रहा है, क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स या आर्टिफिशियल फीचर्स टू नो द अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप कैसे जानोगे, तो आप क्या कहोगे, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, आपका घनत्व, दाब और टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है, ओके। घनत्व क्या होता है, आप सबने 6-7 में पढ़ा होगा, ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ।
एक निश्चित क्षेत्र में, मतलब एरिया में निश्चित आयतन, अब ये निश्चित क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है। निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का वजन जितना होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। मान लीजिए हमारा इतना इसमें हमने सामान रख दिया, ठीक है, तो इस एरिया का आयतन कितना होगा, घनत्व कितना होगा, जितना इसका आयतन होगा। क्लियर हो रहा है, ये आप सबको मालूम होगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आता था, डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर। जितना इसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही इसमें, जितना इसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही इसमें प्रेशर भी ज़्यादा होगा। उस पर्टिकुलर एरिया की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल छोटी 6-7 के फिजिक्स रिवाइज कर रहे हैं, नथिंग। एंड प्रेशर रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है, ये क्या है, ये डायरेक्टली ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ये आपके 6-7 की नॉर्मल फिजिक्स रिवीजन है, ठीक है। ओके, देखिए हमने यहाँ पे बताया ये पर्टिकुलर एरिया है, जितनी डेंसिटी होगी हाई होगी, अगर डेंसिटी हाई है तो प्रेशर भी आपका हाई होगा और टेम्परेचर भी आपका हाई होगा। क्लियर हो गया, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और रिलेटेड टू प्रेशर एंड प्रेशर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। क्लियर हो गया, सिंपल सा फंडा है। ओके, वैज्ञानिकों ने देखा पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पे घनत्व बढ़ता है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। यहाँ से बाहरी से अंतर आप अंदर आओगे ना तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा पृथ्वी से बाहरी सतह से ऊपर से अंदर आने पे, बाहर से अंदर आने पे क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है, ओके। पृथ्वी के अंदर जाने पे डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब दाब भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर भारी धातुएं हैं। अब हमें एक चीज़ तो मालूम चल गई इस आर्टिफिशियल सोर्स से कि हमारे पृथ्वी के अंदर ऊपर से अंदर, बाहर से अंदर जाने की ओर जाते हैं हम तो इसका क्या करता है, घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ता है तो इसका प्रेशर बढ़ता है। इससे ये मालूम चला कि पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अंदर क्या है, बहुत हैवी मेटल से भारी। अगर हल्का होता तो प्रेशर भी हल्का होकर डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ लो, पानी लो, भर लो, कुछ भी भर लो, डेंसिटी भारी रहेगी तो बैठती जाएगी, हल्का हल्का रहेगा तो बाहर आ जाता है, ठीक है, उसमें वेट भी नहीं रहता। तो इसमें क्या हो रहा है, घनत्व ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। इससे एक अनुमान ईजिली लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि इसका मतलब ये हुआ घनत्व और दाब के बढ़ने से कि पृथ्वी के अंदर भारी धातुओं, पृथ्वी हमारी भारी धातुओं से भरी है, ठीक है, ओके। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पे 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अब एक चीज़ हमने डेंसिटी पढ़ लिया, ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इन्होंने पृथ्वी, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से 32 मीटर हम अंदर जाएंगे, पर 32 मीटर पे क्या होगा, ये हमारा वो हुआ, हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर मान लो ये 32 मीटर आ गए हम लोग तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर 32 आ गए, ठीक है, 32 मत सोचो यहाँ, 32 दूना 64 पे आ गए तो 2 डिग्री हो गया, ठीक है। 64 कर कितना, 32 और ऐड कर लो, ठीक है, 96। अब ये 96 पे आ गए तो 3 डिग्री हो गया। क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाने पर, पृथ्वी में अंदर की ओर जाने पे पर 32 मीटर पे, प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, राइज करेगा। क्लियर हो रहा है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी किन किन चीज़ों से, आंतरिक भाग के कितने भाग हैं, ठीक है। पृथ्वी का ये आंतरिक भाग है, ठीक है, इसके क्या क्या किस में डिवाइड हैं। तो नंबर 1 हमारा क्या है, क्रस्ट, सबने पढ़ा होगा, मेंटल एंड कोर, ठीक है। पृथ्वी आंतरिक 3 भागों में बटी हुई है, किन किन नामों से, क्रस्ट जिसे हम भूपटल कहते हैं, मेंटल एंड कोर। क्लियर हो रहा है, ओके। सी देखो यहाँ पे, अब हम इससे देखेंगे ना तो ये हमारा, हम आपको पहले डायग्राम पे ले चलते हैं, अपने पहली स्लाइड। ये अब ये क्या हुआ, हमारा पहला भाग क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, मतलब ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर हो रहा है, ये एक सिंपल से डायग्राम मैंने आपको स्लाइड में रखा है। ये एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं, लैंड है हमारा, ठीक है, जहाँ हम आप रहते हैं, ठीक है। हमारे बाद क्या होता है, कौन सी लेयर आ रही है, ये क्रस्ट आ रही है, ठीक है, भूपटल जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, मेंटल,
सेकेंड लेयर क्या है, मैंटल, और थर्ड लेयर कोर। क्लियर हो रहा है? ओके ओके। अब क्रस्ट पहला हमारा आ गया। लैंड पे तो हम रहते हैं वो ऊपरी सतह पे, हम आंतरिक स्ट्रक्चर की संरचना की बात कर रहे हैं। तो आंतरिक संरचना का पहला भाग क्या है, ये ठोस परत पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग। आप मान लो ये लेयर मान लो, एक डायग्राम ऐसे बना लो, ये लेयर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और द्वीपों पर अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट इट डाउन। क्रस्ट की मोटाई महासागरों में और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है, ठीक है, ओशंस में क्रस्ट की मोटाई कम होती है। हमेशा याद रखना ये चीज़, ये पॉइंट एग्जाम में आने लायक है, आया भी हुआ है। ठीक है, कि क्रस्ट की मोटाई महासागरों में और महाद्वीपों में क्या अंतर है। ठीक है, किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। तो महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है। क्लियर हो रहा है? क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। ओके, क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? क्रस्ट का निर्माण आपका सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, अभी हमने पहली स्लाइड के डायग्राम में देखा था ना कि वहाँ क्रस्ट पे सियाल लिखा था। दैट सियाल मीन्स सिलिका और एल्युमिनियम। मतलब जो क्रस्ट का एरिया है वो किससे बना हुआ है, किस मेटल से, सिलिका से और एल्युमिनियम से, जिसे हम मिला के क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म सियाल। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको एकदम रट लेनी है। ठीक है, कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए इसको भूलने की कि क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है या क्रस्ट किस मेटल से बनी हुई है। ठीक है, ओके, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंड के बाद जस्ट पृथ्वी की पहली लेयर है ये, तो इसे लैंड लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इस परत का घनत्व देखो कितना है, 2.70 से लेके 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, कितना है, 2.70 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है इसका घनत्व। क्यों? क्योंकि ये हैवी मेटल है लेकिन बहुत नहीं। ठीक है, इसका घनत्व, क्योंकि हमने क्या शुरुआत में बात किया, पृथ्वी के जितना अंदर जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, उतना प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अभी ये हमारी पहली लेयर है तो उतना ज़्यादा हमारी डेंसिटी ज़्यादा अभी नहीं आई है। ये हमारे और बाकी के कंपैरेटिव जो अंदर अभी और मेटल्स मिलेंगे उनके कंपैरेटिवली इसकी डेंसिटी कम है। दैट इज 2.70 to 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो रहा? ओके, मेंटल। ठीक है, क्रस्ट का दूसरा पार्ट, क्रस्ट के निचले भाग को, पहला पार्ट क्रस्ट था, दूसरा मेंटल। इसे मेंटल भी कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा, ठीक है, इसका आयतन, पृथ्वी का आयतन मतलब कितना एरिया, पृथ्वी का एरिया मैक्सिमम किस में है, आपका मेंटल में कितना है, 83%। पृथ्वी का 83% एरिया और जिसका द्रव्यमान 67% है, यही होता है। ठीक है, पृथ्वी का मैक्सिमम पार्ट, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि पृथ्वी का मैक्सिमम पार्ट क्या कवर करता है, हमारा मेंटल के। इसका एरिया कितना है, 83% और द्रव्यमान कितना है इसका, 67। ओके, मेंटल का निर्माण किससे होता है, क्रस्ट का किससे हुआ था, हमेशा बैक लेके स्टडी आप करोगे, भूलोगे नहीं, कंपेयर करके। ओके, क्रस्ट का किससे था, सिलिका एंड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम था क्रस्ट का, मेंटल में आ गए, यहाँ हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हो गया आपका मैग्नीशियम। आप इसको, यहाँ पे क्या हो गया आपका मैग्नीशियम। सिलिका का क्रस्ट, मेंटल का निर्माण किससे होता है, देखो मेंटल, M फॉर मेंटल हो गया, M फॉर आपका मैग्नीशियम हो गया। सिंपल आपको याद रहेगा। ठीक है, क्रस्ट सियाल था, अब सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को हम सीमा कहते हैं। ठीक है, M से मेंटल हो गया, M से मैग्नीशियम हो गया, वहाँ सियाल था, यहाँ सीमा हो गया। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं, उस परत को क्या कहते थे, लिथोस्फीयर, इसको हम लोग पायरोस्फीयर भी कहते हैं। इसका घनत्व 3.33 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ। उसका कितना था, 2.70 to 3 था। ठीक है, 2.70 से 3 तक था, इसका 3.33 से 5.4 हो गया। बढ़ रहा है ना, जितना अंदर जा रहे हैं उतना बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा है?
इस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, नोटेड डाउन। व्हाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की किस लेयर को कहा जाता है? किस लेयर को कहा जाता है? मेंटल इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट ऑफ द अर्थ। क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। अब थर्ड कौन सा आया? क्रोड। पहला क्रस्ट, मेंटल एंड क्रोड, ठीक है। CMC, C क्रस्ट, M मेंटल, C क्रोड। अब क्रोड, मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहते हैं, जो सबसे इंटरनल है, ठीक है। 3 लेयर्स में सबसे लास्ट वाला पार्ट जो हमने दिखाया था ना, दैट इज नोन एज क्रोड। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल के केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। पृथ्वी के निचले मेंटल के, ठीक है, केंद्र तक, सेंटर तक। मान लीजिए आपको मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ। आई थिंक यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ये, ठीक है। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्रस्ट, ये मेंटल, एंड दिस इज नोन एज योर क्रोड, ठीक है। ये आपका कोर है। क्लियर हो रहा है? ये क्रस्ट पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर। अब ये सेंटर वाला भाग, कोर क्या है? क्रोड, ये सेंटर वाला भाग है। क्लियर हो रहा है? कम बैक टू द स्लाइड। ओके, क्रोड मेंटल के निचले का सबसे नीचे का भाग है, ठीक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से होता है। अब यही लॉजिक लगाओ, जितना अंदर आएगा उतना भारी होगा। लोहा भारी होता है कि नहीं एल्युमिनियम से? ऑब्वियसली होता है। मैग्नीशियम होता है कि नहीं? ऑब्वियसली होता है। तो निकेल और लोहा, आयरन, ठीक है। तो निकेल से क्या हो गया हमारा? Ni, निकेल का फॉर्मूला हो गया। लोहे का Fe, ठीक है। तो क्रोड किससे बनता है? निकेल और लोहे से, इसलिए इसका नाम निफे कहा जाता है। अब देखो हमारे पास 3 नाम आ गए, सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्लियर हो गया? सिंपल फॉर्मूले से आप लाइन वाइज टेबुलर फॉर्म में याद रखना। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक होता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। जितना अंदर जाओ ना प्रेशर, अब अगर किसी छोटी चीज़ में खूब सारा सामान भर दिया जाएगा, ठीक है, छोटा सा बॉक्स है, उसमें आपने खूब सारा अंदर भर दिया तो नीचे वाला एरिया भारी हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। इसीलिए इन्होंने कहा है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड का भाग ठोस रहता है। ठोस मतलब हैवी मेटल से क्रोड में कौन से हमारे हैवी हैं? निकेल और फेरस। ओके, इस परत को बैरिस्फीयर भी कहते हैं। एक और रिवीजन, क्रस्ट को क्या कहते थे? लिथोस्फीयर, ठीक है। इसको क्या कहते थे? पायरोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? बैरोस्फीयर। तीनों चीज कंपेयर करके कभी नहीं भूलोगे आप। क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसका घनत्व कितना है देखो जरा, जस्ट डबल ट्रिपल। इसका घनत्व 9.5 से लेके 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारा क्रस्ट का कितना था? 2.7 से 3 था। और दूसरे का कितना था? मेंटल का कितना था? 3.3 से 4 समथिंग था, ठीक है। अब इसका देख लो, जस्ट डबल आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा इसमें प्रेशर बढ़ा है। क्यों इसका घनत्व इतना ज़्यादा है? इसी कारण प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ हैवी मेटल्स पाए जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, एक इम्पॉर्टेंट नोट, ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसके एक भूवैज्ञानिक थे स्वेस, ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में समझाया, ठीक है। जैसे कि हमने अभी कहा सियाल, सीमा एंड निफे। तो जो सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, जो आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। ये हमारे जो ऑस्ट्रिया के स्वेस थे ना, ऑस्ट्रिया के स्वेस वैज्ञानिक ने ये तो 3 लेयर थी, इनको इन नाम से किसने दिया? इनके जो स्ट्रक्चर, जो मेटल पाए गए हैं, उन नामों से इनको किसने प्रचलित किया? ऑस्ट्रिया के स्वेस ने, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे, इन्होंने ये नाम दिया। ओके, अब पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी किन चीज़ों से बनी होती है, ठीक है, किससे बनी है? मैक्सिमम क्या है इसमें? आयरन 32%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 30%, 13.9%, सल्फर 2.9, मतलब अब ये कम हल्के मेटल्स आ रहे हैं, ये क्या इनकी कम क्वांटिटी है। निकेल 1.8%, बहुत कम। कैल्शियम 1.5, एल्युमिनियम 1.4, ठीक है। मतलब इतने ये थे, ये आपके 1 2 3 4 और प्लस 4,
8 मेटल से आपके क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, पृथ्वी किन से बनी है, इन 8 मेटल से, मेनली आपके आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, ओके। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे कि हमने पहले अभी पढ़ा कि भूकंप वगैरह कैसे आते हैं। मैंने आपसे कहा ना, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सी ज़्यादा प्लेट्स हैं। ठीक है, जो पहले के समय अलग अलग यूरेशियन प्लेट्स थी, सब आपस में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड्स था, यूरेशियन प्लेट्स थी, ये आपस में आके टकराई। ठीक है, कोई एक दूसरे से लड़के छोटी बनी, कोई एक दूसरे को ऊपर नीचे गई, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स एक थ्योरी है। ठीक है, अब देखो, महाद्वीपों और महासागरों के विवरण को स्पष्ट करने के लिए सबसे नवीन सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, ये महासागर और महाद्वीप, अब ठीक है, पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी है, अब इन पृथ्वी पे कैसे महासागर का निर्माण हुआ, कैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ, इसको पढ़ने के लिए क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट और नई है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल दृढ़ प्लेटों के रूप में विभाजित है। स्थलमंडल मतलब हमारा लैंड एरिया, दृढ़ प्लेटों, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेट्स जो हैं उनसे विभाजित हैं। ये प्लेटें स्थलमंडल के नीचे, दुर्बलता मंडल के ऊपर। ठीक है, स्थलमंडल के ये प्लेट्स कहाँ हैं, स्थलमंडल के नीचे, ये हमारा स्थलमंडल है, मान लीजिए ये हमारा स्थलमंडल है, स्थलमंडल के नीचे। ठीक है, और दुर्बलता, ये हमारा दुर्बलता मंडल से ऊपर। ठीक है, तो प्लेटें कहाँ हमारी हैं, ये हमारी प्लेटें स्थल मंडल के नीचे, ये हैं प्लेट्स हमारी। ठीक है, और दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि यहाँ पे स्थित हो गई हैं, ये क्या करती है, मूवमेंट करती रहती हैं। क्लियर हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ में उत्पन्न, ठीक है, जो हमारा पृथ्वी के अंदर भूगर्भ है ना, उसमें उत्पन्न ऊष्मीय संवहन, अब ऊष्मा जानते हो ना, एनर्जी, ऊष्मीय संवहनीय धारों के प्रभाव से अंतर्गत महाद्वीपीय और महाप्लेटें क्या हुई, महासागरीय प्लेटें विभिन्न दिशाओं में। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये प्लेट से मान लीजिए महाद्वीपीय, ये है आपका महासागरीय, ये दुर्बलता मंडल वीक हो रही है। ठीक है, एक दूसरे से प्रेशर के कारण टकरा रही हैं, कोई छोटी हो रही है, कोई फिर अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने जा रही है। तो ये पूरा मेथड क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स का। प्रभाव, ऊष्मीय संवहनीय प्रभाव के अंतर्गत महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें विभिन्न दिशाओं में, कोई ये नहीं कि यहीं बहेगी, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, ये प्लेट्स अलग अलग दिशाओं में घूम रही, प्रवाह कर रही। ठीक है, विस्थापित हो जाती है, कोई एक फिक्स जगह नहीं है। कभी भी ना अगर नीचे हलचल हुई तो आपस में टकरा गए, टकरा के नहीं ये यहाँ टकरा यहीं रहेगी, कोई किसी के ऊपर, जो दुर्बल रहेगी ताकतवर वाली ऑब्वियस सी चीज़ है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वीक को हमेशा दबा देगा, ऑब्वियस सी बात है ना, दबा दिया, वो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, वो आपस में क्या होता है, उनका इंटरनल मूवमेंट होता है प्लेट्स का। ठीक है, उसी प्रिंसिपल थ्योरी के ऊपर ये प्लेट टेक्टोनिक्स पे हमारा महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक, सबसे पुरानी महासागरीय भूपट्टी, ठीक है, पश्चिम प्रशांत की ओर स्थित है। ठीक है, सबसे पुरानी जो प्लेट टेक्टोनिक्स हमारी लैंड है ना, वो कौन सी है, पश्चिम प्रशांत, वेस्टर्न पैसिफिक की ओर वहाँ पे स्थित है, जिसकी की आयु कितनी कहा जा सकती है, 20 करोड़ वर्ष। सबसे पुरानी जो हमारी भूपट्टी है वो कितनी उसकी उम्र है, लगभग 20 करोड़ वर्ष। कहाँ पे स्थित है, पश्चिम पैसिफिक में। ठीक, अन्य प्रमुख प्लेटें, भारतीय प्लेटें, अब और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेटें हैं जो हमारी भूगर्भ के अंदर मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट हैं, भारतीय प्लेटें, अरब, कैरिबियान, दक्षिण अमेरिका की पश्चिम तट की नज्का, ये नज्का प्लेट, और अटलांटिक प्लेट, ठीक है, स्कॉचिया की प्लेट बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नज्का प्लेट ही नीचे ऊपर करती है भूकंप के, ये एक रिंग ऑफ फायर का वर्ड मैप अगर देखो तो एक रिंग ऑफ फायर का एरिया बताता है। ठीक है, ये आप अगर ये चीज़ लेके वर्ड मैप का मान के चलो ना, ठीक है, ये आपका वर्ड मैप है, मान लीजिए यहाँ पे आपका, ये आपका इंडिया का रीजन हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, तो जो ये एरिया है ना पैसिफिक वाला, ये रिंग ऑफ फायर, अगर ये वर्ड मैप मान के चलो, एक मिनट, अगर आप ये वर्ड मैप मान के चलो, आप यहाँ पे सपोज कर लो आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ आपका इंडिया है, यहाँ आपका अफ्रीका है, ये आपका अमेरिका रीजन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जो ये रीजन है ना पैसिफिक वाला, इसको कहते क्या है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर इसे क्यों कहा जाता है,
मैक्सिमम अर्थक्वेक, ज़्यादा ये एरिया रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है, यहाँ प्लेटों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम जितने भूकंप आते हैं ना, ये सब भूकंप वाले एरिया माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, तो हमारी मेन प्लेट से कौन सी थी? भारतीय प्लेट, अरब, कैरिबियाई और किए हो गई। ये हमारी भारतीय प्लेटें हो गई, अरब प्लेट, कैरिबियाई प्लेट। साउथ अमेरिका के पश्चिम तट पे स्थित है नजका प्लेट, इंपॉर्टेंट है ये। और अटलांटिक महासागर की स्कॉटिया प्लेट भी शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 प्लेटें हैं प्रमुख? भारतीय प्लेट, अरब, कैरिबियाई, नजका एंड स्कॉटिया। ठीक है, ओके। अब प्रमुख प्लेटें, ठीक, कौन कौन सी है? अफ्रीका, एंटार्क्टिक, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, यूरेशियाई, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत। ठीक है, ये आपकी 6 इंपॉर्टेंट प्लेटें हैं, जिसके कि हमने मेन नाम आपकी पढ़े। आपको सिर्फ इनका नाम याद करके रखना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं आना आपके। ओके, चट्टान पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले 95% पदार्थ क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं। 16 किलोमीटर की गहराई, ये हो गया आप यहाँ से 16 किलोमीटर तक आओ, तो जितने भी 95% जो पदार्थ है ना, वो इन 16 किलोमीटर तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत अंदर तक कोई जा ही नहीं पाया है। आपको एक मैं स्लाइड दिखाऊं अपने डायग्राम वाली, ये, हाँ देख रहे हो, ये एक ऐसा रीजन है कि बहुत अंदर तक कोई जा ही नहीं पाया। 12 किलोमीटर तक खुदाई मानी जा गई है, वो भी कहाँ? आर्कटिक के महासागर के कोला क्षेत्र में। ठीक है, कोयले का एरिया है वो। कितना वहाँ ड्रिल करके मालूम चला जा चुका है? 12 किलोमीटर मैक्सिमम, क्योंकि बहुत अंदर, आप कितने अंदर जाओगे? आप किसी ना किसी कोई मशीन भेजोगे, आदमी तो आप भेज नहीं सकते, क्योंकि हर 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। किसी मशीन, मनुष्य का जाना तो संभव नहीं है। आप किसी मशीन के थ्रू भी जाओगे तो वो भी एक लिमिट तक ही काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था कि 16 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले 95 पदार्थ चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा? ओके, चट्टानों का वर्गीकरण, हमने चट्टानों को 3 भागों में बांटा हुआ है। अगर आप शुरू में पढ़े हो तो आपको शायद याद होगा कौन कौन से हैं ये? इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। 3 तरीके के रॉक होते हैं, आग्नेय, आपके अवसादी एंड रूपांतरित। क्लियर हो रहा है? तो पहला हमारा कौन सा है? आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की रचना धरातल के नीचे तप्त और तरल मैग्मा के शीतलन से हुआ। अब मैग्मा तप्त कहाँ से आता है? हमने शुरू में बात किया था, जब ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, तो उसमें से क्या होता है? ये मैग्मा, ये हमारा ज्वालामुखी फटा, यहाँ से मैग्मा, लावा, ऐसे ऐसे बहुत से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं। तो इग्नियस रॉक कहाँ से बनती है? आग्नेय शैल की रचना धरातल के नीचे तप्त, यहाँ पे गिरे हैं ना, ये जो बैग कैसे गिरेंगे, ये धरातल के नीचे तप्त और तरल मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप उसके ठोस हो जाने पे होती है। ठीक है, ज्वालामुखी फटा, इसमें से सारे मटेरियल्स वगैरह निकले, ये नीचे आके गर्म होके तप्त होके सॉलिड फॉर्म में जब आया, तो वो क्या, वो रॉक कौन सी कहलाती है? हमारी इग्नियस रॉक। ये सबसे नवीनतम रॉक होती है, न्यू रॉक होती है। क्यों? इरप्शन के बाद, तुरंत कोल्ड होने के बाद ये फॉर्म होती है। इसके एग्जाम्पल माइका और ग्रेनाइट। क्लियर हो रहा है? तो इग्नियस रॉक क्या होती है? ज्वालामुखी के फटने के बाद से जो इरप्शन में मैग्मा लावा आता है, ठीक है, वो जब धरातली फॉर्म पे, यहाँ पे धरातल पे आ जाएगा, तप्त और तरल मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप जो ऊपर से मैग्मा गिरा है वो तब गर्म रहता है, जब वो नीचे आके ठंडा हो जाता है तो जो मेटल बनाता है ना, वो आपका रॉक बनाता है, उसी रॉक को क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए हमारे? माइका और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने सुना होगा, आपके घरों में लगती है, ठीक है, तो वो यहीं से आती है। ठीक, ओके। नाउ अवसादी चट्टानें, अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक, इसके ये नेम्स भी आप इंग्लिश वाले फॉर्म भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आना चाहिए। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा, ठीक है, अपक्षय मीन डिकम्पोजिशन, अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, ठीक है, टूटने पर, विनियोजन, दोबारा नया बनने पर, चट्टान चूर्ण, चट्टान मतलब जो पाउडर, जो चट्टान, बड़े बड़े चट्टान टूट जाते हैं, चूर्ण के परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके जमाव, मतलब कितने ज़्यादा डिकम्पोजिशन, डिसोल्यूशन, तोड़ने के बाद, बड़े बड़े पत्थरों के टूटने के बाद, ठीक है, सब तोड़ फोड़ के बाद उसके जमाव के फलस्वरूप उन अवसादों, मतलब डेब्रिस, मलबा, तोड़ फोड़ की चीज़ों का सब वही, उसी को मलबा कहते हैं ना। सबसे ईजी लैंग्वेज आप क्या समझोगे? मलबा। ठीक है,
डेब्रिस, आपको डेब्रिस अवसाद होता है, एक सिंपल लोकल वर्ड में उसे मलबा भी कहते हैं। मलबा आप लोग जानते होंगे, घर वर टूटता है तो मलबा निकलता है, ठीक है। ओके, डेब्रिस से निर्मित शैल को अवसादी चट्टान कहते हैं। इसे डेब्रिस क्यों कहा जा रहा है? अपक्षय अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा, ठीक है, विघटन वियोजन चट्टान चूर्ण के द्वारा, परिवहन और उसके जमाव फलस्वरूप कितना तोड़ फोड़ डिकम्पोजिशन डिसोल्यूशन के बाद इसका निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अवसाद चट्टान, डेब्रिस। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टानें भी कहती हैं। अब क्यों कहते हैं? एक चीज़ यहाँ गिर के टूटी, फिर और इस पे आ गई, फिर और इसी पे गिरती गई, ठीक है। अब मलबा है, अवसाद है, तो एक के ऊपर एक आ जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये लेयरदार होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे लेयर में रहती है। क्लियर हो रहा है? ओके ओके। रूपांतरित शैल, ठीक है, रूपांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मैं रूपांतरित से आप समझ रहे होंगे, रूपांतरित का मतलब होता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, रूपों में चेंज हो जाए, दैट इज योर मेटामॉर्फिक। अवसादी और आग्नेय, अवसादी आपका सेडिमेंट्री, आपका आग्नेय इग्नियस, ये आपकी डेब्रिस थी, ये आपकी न्यूली फॉर्म नवीन शैल थी। शैलों में ताप एवं दबाव के कारण, अब अवसादी और आग्नेय शैलों, मतलब जो पहले की दो चट्टानें थी ना, उनके ताप और दबाव के कारण परिवर्तन, ठीक है, इन दोनों चट्टानों के ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन आया, ठीक है, या चेंज उनमें पाया गया, ठीक है। भाई किसी भी चीज़ पर टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे, प्रेशर कर दोगे, कोई नॉर्मल सी चीज़ है, इसको गर्म कर दोगे तो क्या होगा? ये मेल्ट हो जाएगा, अपना फॉर्म चेंज कर लेगा ना। बस सिंपल से ऐसे ही रॉक के साथ भी है। किस रॉक के साथ है? ऊपर की दो, सेडिमेंट्री के साथ, आपकी इसके साथ अवसादी और आग्नेय, ठीक है। शैलों के ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन में या रूपांतरण हो जाने पे रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे कि कहा मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण शुरू की जो दो रॉक्स थी हमारी, आग्नेय और अवसादी, इन दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर हम अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? अपना रूप बदल देगा, इसीलिए इसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। वो रूप क्यों चेंज करता है? टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? संगमरमर, सब लोग नहीं जानते होंगे, सब लोग देखे होंगे। मार्बल आपका क्लियर हो रहा है? मार्बल आपका, संगमरमर और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट भी एक रॉक होता है। ओके, अवसादी चट्टान के उदाहरण। अवसादी चट्टान कौन सी थी? जो डेब्रिस फॉर्म में थी ना, उसके एग्जाम्पल काफ़ी थे, यहाँ पर हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, स्लेट, कोयला, खड़िया, ये सब क्या है? अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं, अब वहाँ पे क्या थी? हमारे आग्नेय चट्टानों की एग्जाम्पल क्या था? हमारा ग्रेनाइट था, ठीक है, वो भी न्यूली फॉर्म थी, मैग्मा के फॉर्म में। मैग्मा जब बहता था तब फॉर्म से ठंडी होती थी, तो वो इग्नियस रॉक बनाती थी, हमारी आग्नेय चट्टान बनाती थी। अवसादी टूटना फूटना, विघटन, रूपांतरित के टूटना, फिर उसका जोड़ना, कंपोजिशन करके डिकम्पोज हो रहा है, मतलब तोड़ फोड़ करके जो मलबा अवसाद के रूप में था, उससे ये अवसादी चट्टान का फॉर्म होता था। इसके एग्जाम्पल से आप समझ लोगे इजली, एग्जाम में आपका स्ट्राइक करेगा। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं तो ये रॉक कैसी होगी? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, स्लेट, कोयला, खड़िया एक्सेट्रा, ये क्या है? अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल्स हैं। परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान भिन्न भिन्न रूपे की होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये लेयरदार हो गई, ये अवसादी हो गई। लेयरदार कौन सी थी? हमारी ग्रुपों में पाई जाती है। इनमें बहुत सी परतें अथवा स्तर होते हैं, जैसे कि हमने बताया, एक चीज़ गिरी, फिर इसी पे और आ गया, फिर और आ गया, ठीक है, अलग अलग होते हैं। इन चट्टानों पे जीव जंतुओं और वनस्पतियों का भी अवशेष पाए जाते हैं। क्यों? अब मान लो कोई पहाड़ टूटा, पत्थर टूटा, कुछ भी टूटा, ये आके गिरा, ठीक है, इस पर कुछ समय तक, महीने 2 महीने 10 दिन कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी क्या हुई? बारिश हुई, इस पर वनस्पतियाँ आ गई, फिर फंगस टाइप के कीड़े वीड़े जीव वीव इस पर रहने लगे, फिर अचानक फिर आके दूसरा एक पत्थर आके गिरा, कुछ और रॉक आ गए, शैल आ गए, फिर इस पर ऐसे घास वास आ गई, पेड़ उगने लगा, काई वाई लगने लगी, बैक्टीरिया फंगस आपके फंगाई वंगे आने लगे। तो इसीलिए अवसादी चट्टान में क्या होता है? जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती है। इन चट्टानों में जोड़ और संधियाँ होती हैं। मुलायम क्यों होती हैं? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग, एक वन फॉर्म में तो होती नहीं है,
अलग अलग फॉर्म से बनी रहती है, अलग अलग कुछ आया ऐड हो गया, कुछ आया, थोड़ी थोड़ी चीज़ तोड़ तोड़ के जुड़ के बनती है, तो क्या हुई, सॉफ्ट हो गई। प्लस इसमें जीव जंतु वनस्पतियों का भी इसमें अवशेष पाए जाते हैं, मैंने बताया क्यों पाए जाते हैं, कैसे आते हैं। बाकी की 2 में नहीं आएगा, पहले में तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक के इरप्शन से वो मैग्मा गरम गरम आया है, तो कौन सा जीव जंतु या वनस्पति उस पर आ सकती है? नहीं आ सकती। ठीक है, इन चट्टानों में जोड़ और संधियाँ पाई जाती हैं। जोड़ इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि एक बार आया, ठीक है, फिर उस पर दूसरा आके गिर गया, फिर तीसरा ऐड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वन टाइम फॉर्मेशन तो है नहीं वहाँ कि एक बार में बन गया कंप्लीट हो गया, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा रह करके डिकम्पोज से बनता है। तो एक बार में तो फॉर्म होता नहीं, धीरे धीरे बनता है ना, एक बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, इसीलिए इसमें लेयर भी रहती है और जोड़ भी पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके। कायांतरिक चट्टान, जो चट्टान अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनाई जाती हैं वो कायांतरिक चट्टान होती है। देखो ये एक और आ गया, जो चट्टान अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा, ठीक है। अब एक चट्टान जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कायांतरिक चट्टान तापमान, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप में बनावट होती है। ठीक है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है आपका कायांतरिक चट्टानों के बारे में, तापमान, दबाव और केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर आपका टेम्परेचर इस पर इफेक्ट कर रहा है तो हो सकता है चेंज आए, इसमें प्रेशर आपका इफेक्ट कर रहा है तो चेंज आए, केमिकल रिएक्शंस मान लो, केमिकल एक्टिविटीज़ मान लो, उसके कारण भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं, उसके रूप में, बनावट में, कठोरता, खनिजों को चेंज होता है। लेकिन मोस्टली आप अगर मानो कि आपकी 3 तरीके की मेन चट्टानें हैं, कौन कौन सी है? इग्नियस आपकी आग्नेय, दूसरी आपकी अवसादी और तीसरी आपकी रूपांतरित। ये 3 हो गया। ओके चिल्ड्रन, आज हमारा ये ज्योग्राफी का हमने आज अपना तीसरा टॉपिक कंप्लीट किया, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।